भाई एआई बेसिकली हमारा जो ये प्रोग्राम है जनरेटिव एआई एंड चैटबॉट। चैटबॉट इज जस्ट अ वन इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है। नजीम खान रिक्वेस्टिंग टू रिकॉर्ड। रिकॉर्ड करनी है, चलो कर लो भाई लो। तो ये चैटबॉट जो है इज अ वन पार्ट और सिंगल पार्ट ऑफ जनरेटिव एआई। और इसमें सिर्फ जो है टेक्स्ट जनरेशन या चैटबॉट ही नहीं है, बल्कि साथ साथ इमेज जनरेशन भी है, वीडियो जनरेशन भी है, और मुख्तलिफ तरह की कोड जनरेशन भी हम देख रहे हैं। चैट जीपीटी वगैरह पे कोड भी जो है वो जनरेट कर देता है, हम डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करते हैं। तो इट्स अ वेरी 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 वास्ट डोमेन जो इस वक्त मार्केट में जो है वो फ्लोरिश कर रहा है बहुत तेजी के साथ और बहुत ज्यादा। लेकिन जिस तरह हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया कि हमें बेसिक नॉलेज ऑफ एआई जो है वो लाजमी चाहिए होगी। ठीक है, बेसिक नॉलेज ऑफ एआई कि व्हाट इज एआई से लेके हाउ डज एआई वर्क्स। ठीक है। और हम किस लेयर पे काम कर रहे हैं, कौन कौन सी लेयर्स हैं एआई की, और हम जो है इस कोर्स में किस लेयर पे काम कर रहे होंगे। अभी लेयर्स में एक्सप्लेन करता हूँ कि भाई ये लेयर जो है वो क्या होती हैं, उसको एक्सप्लेन करता हूँ। पहले हम फ्रॉम वेरी बिगिनिंग जो है वो स्टार्ट करेंगे कि हमारे पास जो है इस तरह लास्ट टाइम हम बात कर चुके हैं भाई इंटेलिजेंस और एफिशिएंट होना जो है वो क्या है। ठीक है, किसी को याद है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एफिशिएंट यस एंड, सर। कोई बताए। एंड एक्यूरेट। हाँ, वो एफिशिएंट और इंटेलिजेंट इन सर दोनों में क्या है, क्या ये दोनों एक ही चीजें हैं, या कोई एफिशिएंट होता है तो वो इंटेलिजेंट भी होता है, या कोई इंटेलिजेंट होता है तो वो एफिशिएंट भी होता है। जी। सर एफिशिएंसी एक चीज की हम वो इंक्रीज कर देते हैं, उसके हम वो काम को इंक्रीज कर देते हैं। सर इंटेलिजेंस सर हम एक चीज को मतलब वो इस काबिल बना सकते हैं कि वो खास किस्म के स्पेसिफिक टास्क ले सके। हम्म थोड़ा सा मुझे गलत लग रहा है। ठीक है। सर। लेकिन इसके अंदर जो है ना हेलो। कोई बात भी नहीं होती। मैं ये नहीं कह सकता कि यार जो मैं ही कह रहा हूँ बस वही सही है, जो आप कह रहे हैं वही गलत है। ठीक है, हर एक अपने थिंकिंग के साथ आता है। तो अगर मैं आपकी बात को थोड़ा सा अपोज कर रहा हूँ तो इट डजेंट मीन यार मैं जो कह रहा हूँ वो सही है, आप जो कह रहे हैं वो गलत है, नहीं। ठीक है, यू आर राइट एट सम एक्सटेंट, बट कुछ चीजें इसके अंदर जो है वो और ऐड होनी चाहिए। जी, कोई और बताए। सर ये इंटेलिजेंस में क्रिएटिविटी होती है और ये एफिशिएंट में क्रिएटिविटी नहीं होती है सर। हाँ, ये एक अच्छी बात है। अच्छा सर हुआ। बेसिकली जो हाँ कलीम, बोलो बोलो। सर ये बेसिकली जो एफिशिएंट एफिशिएंट प्रोग्राम होता है सर, वो कोड किया जाता है सर बैक हम्म, एंड पे। लेकिन जो इंटेलिजेंट प्रोग्राम होता है उसे ट्रेन किया जाता है मॉडल्स के थ्रू। ये भी कह सकते हैं। ठीक है, तो हम कुछ कुछ चीजें हमारे पास आ रही हैं तो हम उसको नोट डाउन कर लेते हैं और फिर किसी नतीजे पे पहुंचते हैं कि भाई एफिशिएंट वाला जो प्रोग्राम है उसे कोड किया जाता है, और जो इंटेलिजेंट वाला प्रोग्राम है उसे जो है वो ट्रेन किया जाता है। ठीक है। और किसी ने कहा कि भाई इससे पहले क्या बात की थी कि भाई उसके अंदर जो है वो क्या होती है भाई मेरे ख्याल। क्रिएटिविटी। हाँ, क्रिएटिव। क्रिएटिविटी सर। तो अपना नाम चेंज कर लो यूजर, ताकि मैं नाम से पुकार सकूँ और अटेंडेंस भी लग सके। रीनेम कर लो, क्रिएटिविटी नहीं होती, और इसके अंदर जो है वो क्रिएटिविटी होती है। ठीक है। और क्या चीज ऐड कर सकते हैं जी, सब लोग जिसको जो भी पता है। ठीक है, जो लोग भी हमारी आवाज सुन रहे हैं क्लास में मौजूद हैं, जिसका जो भी राय है, आई विश के
सब लोग जो है वो पार्टिसिपेट करें, सही गलत की परवाह नहीं किया करें। मैं हमेशा कहता हूँ सही गलत की नहीं सोचा करें। आप अपने आप को एक्सप्रेस करें कि आप क्या सोच रहे हैं, क्या आपके दिमाग में है, खुल के बोले। ठीक है, गलत हो सकता है, सही हो सकता है, कोई बात नहीं। तो किसी कोई और अगर इसमें कुछ ऐड करना चाहता है, मोस्ट वेलकम। सर जी, इंटेलिजेंट में ये भी होता है सर जी कि वो उसमें रीएनफोर्समेंट होता है। अगर कोई मॉडल जो है ना वो गलत प्रेडिक्ट करता है तो हम इसको फिर कह सकते हैं कि ये गलत है, ये ठीक है। तो ऐसे भी वो लर्न कर सकता है सर। इससे और भी इंटेलिजेंस बढ़ जाती है। इंटेलिजेंट टाइप डाल दी है बेसिकली री इन्फोर्समेंट। ये एक तरह की जो है वो लर्निंग होती है, चलो उसको शामिल कर लेते हैं। इसके अंदर जो है वो नो री इन्फोर्समेंट होता है, इसके अंदर जो है वो री इन्फोर्समेंट होती है। बात लोगों को भी ये वर्ड समझ नहीं आया होगा, कोई बात नहीं, वी विल डिस्कस लेटर। और कोई आ जाए भी, दो लोग और एटलीस्ट जो है ना उसके अंदर कुछ ऐड करवाएं। सर इंटेलिजेंस वो डिसीजन लेता है और सर एफिशिएंट डिसीजन नहीं ले सकता वेरी सर। गुड। ये भी बात है कि वो उसके अंदर इंटेलिजेंट जो होता है उसमें डिसीजन मेकिंग एबिलिटी होती है। ठीक है, और इसके अंदर जो है वो ये अकॉर्डिंग टू कंडीशन चलता है, डिसीजन लेता है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर, ये इन्फोर्समेंट जो है ई से सर स्टार्ट होता है। हाँ जी, हाँ जी, ये ठीक है, री इन्फोर्समेंट। ठीक है, और एनीथिंग एल्स, एक और बात ऐड करेंगे। सर एफिशिएंसी जो है वो हमारे जो टास्क है उसको कंप्लीट करते हैं मिनिमम टाइम और रिसोर्सेज लेके। और इंटेलिजेंस जो है इसका ये कैपेसिटी होता है कि लर्न कर सकता है, अंडरस्टैंड कर सकता है। और सर जो नॉलेज है वो भी हम जो नॉलेज हम उसको देते हैं या उसको ट्रेन करते हैं तो वो भी इफेक्टिवली उसको वो अप्लाई कर सकता है इंटेलिजेंस। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि एफिशिएंट जो कोड होता है उसकी, आपकी बात को मैं वन वर्ड में समराइज कर रहा हूँ, उसकी एक्यूरेसी जो है वो 100% होती है। और इसकी जो इंटेलिजेंट कोड होता है इसकी एक्यूरेसी जो है वो वेरिएबल होती है, यानी चेंज होती रहती है। ठीक है, अब अब ये क्या बात लिख दी है मैंने कि इसकी एक्यूरेसी जो है वो वेरिएबल होती है, उसकी एक्यूरेसी। देखो, हम जब कोई कोड लिख देते हैं कि भाई हमने बहुत छोटे छोटे से प्रोग्राम लिखे हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, ऐसा हो जाए तो ऐसा करना, इफ देन एल्स की कंडीशन लगाई है। जब हमने वो कंडीशन इम्प्लीमेंट कर दी, तो जैसे हमने ग्रेडिंग सिस्टम की बात कर ली, तो ग्रेडिंग सिस्टम में क्या था, कभी ग्रेड गलत होगा उसके अंदर? नो मैं भाई, सर। कि मैं 6% दे दी मैंने भाई, 90+, और ग्रेड जो बी दिखा दे वो, या स्विच केस लगाया हुआ है और स्विच केस जो है वो गलत स्विच केस दिखा दे, अनटिल एंड अनलेस हमने कोड में ही गलती की हो। कोड गलत नहीं है, एल्गोरिथम सही बनाया हुआ है। तो अब मुझे बताएं कि उसकी जो एक्यूरेसी है वो कभी भी गलत रिजल्ट नहीं देगा, ऐसे ही है। जो हमारा यस एफिशिएंट सर। जो हमारा एफिशिएंट कोड है वो गलत रिजल्ट नहीं देगा, या रिजल्ट सही देगा या गलत देगा। लेकिन जो इंटेलिजेंट वाला कोड होता है, जो इंटेलिजेंट सिस्टम्स होते हैं, ये लर्न कर रहे होते हैं ना, ये सीख रहे होते हैं। जब ये सीख रहे होते हैं तो इसमें एक बात ये होती है कि ये गलत भी सीखेंगे। जैसे मैं और आप हैं, हम कोई चीज सीख रहे हैं, हमारा जो परफॉर्मेंस लेवल है वो वक्त के साथ साथ कभी कम होता है, कभी ज्यादा होता है। कभी हम बहुत ज्यादा थक जाते हैं तो हमारा जो स्टडी की ऑप्टिमाइजेशन है बहुत कम हो जाती है। कभी हम बहुत फ्रेश होते हैं, बहुत अच्छा लर्न कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर जो ट्रेनिंग की वजह से एक्यूरेसी का जो लेवल है वो कम ज्यादा होता है। इसको हम ग्राफ पे आमतौर पे यूं समझाते हैं कि भाई बेसिकली ये हमारे पास अगर टाइम है और ये हमारे पास
एक्यूरेसी है। तो जब हमारे पास एफिशिएंट कोड होता है, ठीक है, एफिशिएंट वाला, इसके कुछ पर्टिकुलर नाम होते हैं, दैट वी विल टॉक अबाउट लेटर, बट अभी ठीक है। तो इन दिस केस जो हमारा परफॉर्मेंस लेवल होता है एफिशिएंट कोड में, वो फिक्स होता है। ऐसा नहीं होता कि जैसे टाइम बढ़ता जाएगा तो ये परफॉर्मेंस लेवल जो है वो इंक्रीज होता जाएगा, और टाइम बढ़ेगा तो और इंक्रीज हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, बल्कि जो कोड हमने एक बार लिख दिया है, ठीक है, जो कंडीशंस हमने लिख दी हैं, कोड लिख दिया है, वो चाहे पहले दिन कोड चलाएं या उस कोड को 100 दिनों तक आप चलाते रहें, और आप बोले भी अब तुमने 100 दिनों तक चल रहे हो फिर भी तुम्हारी परफॉर्मेंस जो है वही है, तो डेफिनेटली वही रहेगी, ना डाउन होगी ना गिरेगी। यार तुम थकते नहीं हो, नहीं भी थकता नहीं, यार तुम और नहीं अच्छा कर सकते, नहीं भी नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि वो सारा कंडीशन बेस्ड है, और हमने कंडीशंस जो है वो मार्क कर दी हैं, लॉकडाउन कर दी हैं, उसके मुताबिक वो डिसीजन ले रहा है और वो हमेशा वैसा ही करता रहेगा। सर एक क्वेश्चन है सर आपसे। सर ये जो एफिशिएंट कोड होगा सर, तो हम तो इसको वक्त वक्त के साथ साथ अपडेट्स करते रहेंगे, और ये जो इंटेलिजेंट कोड होगा इसके साथ हम क्या करेंगे अगर मतलब एक अभी खास अभी चेंजेस आती है? मैं आता हूँ इसके ऊपर। पहले एफिशिएंट बात करते हैं, फिर इंटेलिजेंट वाली जब बात आएगी तो उसमें हम ये वाले आपका सवाल लेंगे। आपने कहा एफिशिएंट कोड है, इसको हम वक्त के साथ साथ अपडेट करते रहेंगे, ठीक है। यही जो प्रॉब्लम है ना, इसका सॉल्यूशन इंटेलिजेंट कोड है, कि अब यहाँ पर मुझे इस कोड को हर तब्दीली के साथ क्या करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा। जरा सा भी मेरे इनपुट में वेरिएशन आएगा तो मुझे कोड में जाके क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, वरना मेरा कोड चलेगा ही नहीं, वरना मेरा कोड चलेगा ही नहीं नहीं, चले। रेस्पॉन्स नहीं करेगा, क्योंकि वो इंटेलिजेंट नहीं है कि भाई इस सिचुएशन को मैं कैसे डील करूं, इस सिचुएशन को मैं कैसे डील करूं, वो इंटेलिजेंट नहीं है, वो एफिशिएंट है, उसको जैसा बताया गया है वैसा ही वो करेगा। सिचुएशन चेंज होगी तो वो कोड में वो कंडीशन हमने रखी ही नहीं है, तो वो कोड उसको डील नहीं कर सकेगा, इसलिए उसकी परफॉर्मेंस हमेशा के लिए फिक्स है। जिन चीजों पे वो गलत है उन चीजों पे वो गलत ही रहेगा, और जिन चीजों पे वो सही चलता है उन चीजों पे वो बिल्कुल सही चलता रहेगा। देयर इज नो मिड पॉइंट। रहमत भी उठ गई। अच्छा भाई, बात समझ में आई एफिशिएंट वाली बात, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज हम जो है वो कोड तो कर रहे होंगे, शायद हम चीज बना भी लेंगे, बट हमारा अपनी बुनियादी तौर पे अंदर जो है वो प्रॉब्लम चल रही होगी कि यार ये क्या हो रहा है, ठीक है। इसके अगेंस्ट हम अगर बात करते हैं किसकी, एफिशिएंट इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट कोड की बात करते हैं। जब हम इंटेलिजेंट कोड की बात करते हैं ना, तो आप देखेंगे कि इंटेलिजेंट कोड का जो लर्निंग कर्व है, जो उसका एक्यूरेसी या एफिशिएंसी कर्व है, वो एफिशिएंसी कर्व जो है वो यूं चलता है। शुरू शुरू में उसकी एफिशिएंसी बड़ी डाउन होती है, फिर वक्त के साथ साथ वो बढ़ना शुरू हो जाती है। वक्त के साथ साथ जो है वो उसके अंदर कुछ और पैरामीटर्स भी शामिल होते हैं, अगर वो पैरामीटर्स की वैल्यू चेंज होगी तो शायद इसमें गड़बड़ हो जाएगी, बट कंसीडरिंग इट वेरी सिंपल, अभी हम सिर्फ यही बात कर रहे हैं कि वक्त के साथ साथ इसकी एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाती है, एक्यूरेसी लेवल जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है ये इंटेलिजेंट होता जा रहा है। जैसे आप कोई काम करना शुरू करते हैं, किसी इदारे में जाते हैं तो आप जूनियर होते हैं, इंटर्नी होते हैं, और आपको इतनी सारी चीजें नहीं आती, लेकिन आप आहिस्ता आहिस्ता सीखते रहते हैं, आपकी नॉलेज बढ़ती रहती है, और आपका लेवल भी जो है कंटिन्यूसली इम्प्रूव होता रहता है। तो यानी आप वक्त के साथ साथ नई नई चीजें जो है वो सीख रहे हैं, और आपका जो एक्यूरेसी लेवल है, आपका जो इंटेलिजेंस लेवल है,
वो वक्त के साथ साथ क्या हो रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। ये फिक्स नहीं होता। किसी दिन आपकी तबीयत खराब होती है, ठीक है, आपका मूड ऑफ होता है, तो उस दिन आप किसी डिप्रेशन का शिकार हैं, किसी टेंशन का शिकार हैं, तो आपकी उस दिन परफॉर्मेंस जो है वो गिर भी सकती है। ठीक है, अब ये वो फैक्टर्स की तरफ आ रहा हूँ। तो इसी तरह जब सिस्टम होता है या कंप्यूटर प्रोग्राम होता है या मॉडल होता है, एआई मॉडल होता है, तो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर हो सकता है कि जो आने वाला डाटा है वो खराब क्वालिटी का है। क्वालिटी ऑफ डाटा जो है वो खराब है, जिसकी वजह से मॉडल की परफॉर्मेंस जो है वो डाउन हो रही है। जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ डिप्रेस है तो परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगी, तो अगर यहाँ से कुछ इनपुट जो है वो गलत आ रहे हैं, तो इससे भी मॉडल की परफॉर्मेंस जो है वो खराब होना शुरू हो जाएगी। तो देयर में बी मोर रीजंस जिनकी वजह से मॉडल परफॉर्मेंस जो है वो खराब होगी। कभी बढ़ेगी, कभी गिरेगी, कभी बढ़ेगी, कभी गिरेगी, कभी बढ़ेगी। ये सिलसिला जो है वो ड्यूरिंग सिस्टम जो है वो चलता रहेगा। अभी मैं सिर्फ वो पैरामीटर्स ही उनके नाम ले रहा हूँ जो हमें आसानी से बात समझ में आ जाए। ठीक है, हम अभी मल्टीपल हम पैरामीटर्स की और दूसरी चीज़ों की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो ज़्यादा अभी उसकी नॉलेज नहीं है, तो वो आप कंफ्यूज होंगे। इसलिए मैं बात को सिंपल और सादा कर रहा हूँ कि भाई क्वालिटी ऑफ डाटा वाली बात तो चलो समझ में आ जाएगी कि डाटा अच्छी क्वालिटी का आ रहा है तो उसकी परफॉर्मेंस जो है वो बढ़ रही है। डाटा अच्छी क्वालिटी का नहीं है, परफॉर्मेंस जो है वो गिर रही है। जी अनस, सवाल पूछ ले। नहीं सर, कोई बात। हैंड्स अप कर लिया था ना तुमने। चलो, अच्छा, तो ये जो अब बात है इंटेलिजेंट और एफिशिएंट की। अच्छा, हर बंदा जो अभी क्लास में मौजूद है उसको ये बात समझ में आ गई है कि भाई इंटेलिजेंट होना और एफिशिएंट होना क्या है। जैसे मैंने पिछली क्लास में मिसाल दी थी, हमारे ऑफिस में भोला होता है, भोले वाला किरदार एफिशिएंट का होता है। तो उसको जो बात जैसे बोली है ना वो वैसे ही करता है, अपनी तरफ से कोई फैसला लेता ही नहीं। ठीक है, और इंटेलिजेंट जो होता है वो फैसला ले लेता है और डिसीजन जो है वो खुद ही लेने लगता है और कोशिश करता है काम जो है वो पहले से बेहतर हो जाए। अच्छा, उसके नताइज ये हो सकते हैं कि एफिशिएंसी गिर भी सकती है। इसकी मिसाल मैं देता हूँ कि भाई आप एक आदमी है, ठीक है, उसको ये बोल दिया गया है कि भाई जब भी तुम घर से बाहर निकलना, अपने साथ जो है ना वो एक छतरी ले जाना। छतरी ज़ाहिर है हमारे किस काम आती है, धूप से बचाने के काम आती है। तो हम लोग तो ज्यादातर जो है वो बारिश के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब वो जब निकलता है वो हमेशा छतरी लेके निकलता है। एक बात तो ये, या तो ये कह दिया कि भाई लेके जाना छतरी, या ये कह दिया कि कभी मत लेके जाना छतरी, लेके कभी मत जाना, छतरी लेके कभी मत जाना। अब वो या तो लेके जाएगा या फिर लेकर नहीं जाएगा। अब वो बड़ा एफिशिएंट है, उसको बोल दिया मैंने कि भाई आइंदा कभी छतरी लेके मत जाना। अब वो बारिश आए, आंधी आए, तूफान आए, कड़क धूप हो, जो भी कुछ हो, वो अम्ब्रेला इस्तेमाल नहीं करेगा। अच्छा, हम उसकी इस बात से हम खुश तो होंगे, यार देखो ये कितना हुक्म मानता है मेरा, एक बार इसको मना कर दिया छतरी लेके मत जाना, आइंदा कभी इसने हाथ नहीं लगाया छतरी। बट व्हाट हैपन्स कि अब मौसम खराब है, बारिश हो रही है, लेकिन वो क्योंकि वो एफिशिएंट है ना, वो भीग जाएगा, नुकसान उठा लेगा, बट अम्ब्रेला इस्तेमाल नहीं करेगा। लेकिन जो इंटेलिजेंट होगा, ठीक है, इंटेलिजेंट होगा, वो देखेगा, वो क्या देखेगा कि भाई अब उसको एक बार अगर आपने बोला भाई कि भाई छतरी नहीं ले जाना, ठीक है भाई आज छतरी नहीं ले जाता हूँ। बट व्हाट हैपन्स कि अब वो बाहर निकलता है एंड उसको फील होता है कि यार आज पॉसिबिलिटी है, समझना इस बात को,
आज पॉसिबिलिटी है, मौसम देख के लग रहा है कि बारिश जो है ना हो जानी है, गिरना है पानी सर पे। तो अब उसका डिसीजन क्या है कि भाई बारिश हो सकती है, चांसेस हैं बारिश के, इसलिए मुझे जो है वो अम्ब्रेला इस्तेमाल कर लेनी चाहिए, साथ रख लेनी चाहिए। तो देखो, अब उसने अम्ब्रेला साथ रख तो ली, लेकिन बाहर निकला, ये बात बड़ी गौर से समझना, बाहर निकला तो मौसम थोड़ी देर तो बरसात वाला रहा, लेकिन फिर धूप निकल आई, हल्की धूप निकल आई, अम्ब्रेला उसके किसी काम ना आई। ठीक है। तो अब इन दिस सिनारियो क्या होता कि भाई उसका ये डिसीजन अम्ब्रेला लेने का क्या हो गया, तो रॉन्ग हो गया। यानी कि बारिश नहीं हुई, उसने जो अम्ब्रेला कैरी करने का डिसीजन लिया था वो गलत हो गया, तो उससे उसकी परफॉर्मेंस लेवल क्या हो गया, डाउन हो गया। लेकिन एटलीस्ट उसने डिसीजन लिया, अगर बारिश हो जाती तो जाहिर है उसका परफॉर्मेंस लेवल क्या हो जाता, अप हो जाता, उसका डिसीजन जो है वो सही हो जाता। तो चूंकि ये इंटेलिजेंट था, इसलिए ये डिसीजन मेकिंग जो है वो कर रहा है। तो डिसीजन जब ले रहा है या रिजल्ट्स दे रहा है, तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि वो रिजल्ट्स क्या होंगे, कभी गलत भी हो सकते हैं और कभी सही भी हो सकते हैं। दैट इज द मेन रीजन कि परफॉर्मेंस कभी क्या हो जाती है, अप होने लगती है, और परफॉर्मेंस कभी जो है वो डाउन भी हो सकती है। तो इंटेलिजेंट सिस्टम जो है, इंटेलिजेंट एप्लीकेशन जो होगी, उसके अंदर ये प्रोसेस जो है वो कंटिन्यूअस चलता रहेगा। अगर कहीं परफॉर्मेंस डाउन हो रही है, तो फिर हम देखते हैं कि भाई उसका, हम खुद स्टडी करते हैं अपने मॉडल को, देखते हैं व्हाट इज द रीजन। अब क्या रीजंस हैं, क्यों परफॉर्मेंस डाउन हो रही है, और इन परफॉर्मेंस को कैसे दोबारा इम्प्रूव किया जा सकता है। ठीक है, कोई सवाल इंटेलिजेंट और एफिशिएंट कोड को समझने में? अब हम असल वर्ड इस्तेमाल कर लेते हैं यहाँ पर, इसको हम बेसिकली कहते हैं क्लासिकल अप्रोच ऑफ प्रोग्रामिंग। ये हमारे पास क्या होती है, क्लासिकल अप्रोच ऑफ प्रोग्रामिंग, जिसके अंदर जो है हम कैसा कोड लिखते हैं, इसके अंदर हम लिखते हैं एफिशिएंट कोड या एफिशिएंट प्रोग्राम, ये लिखते हैं। और दूसरा जो हमारे पास है, वो हमारे पास मशीन लर्निंग वाला कोड या एआई वाला कोड, जिसको हम कहते हैं, या जिसको हम इंटेलिजेंट कहते हैं। बट एआई आ गई तो इंटेलिजेंट की बात आ ही जाएगी उसके अंदर, इंटेलिजेंट कोड। ये हमारे पास जो है वो मॉडर्न जो अप्रोच है, ये मॉडर्न अप्रोच ऑफ प्रोग्रामिंग। ठीक है, जिसके अंदर हम बजाय प्रोग्रामिंग के बेसिकली लर्न कराते हैं, चीज़ों को लर्न करा देते हैं। ठीक है, तो दीज टू, जिसको हम एफिशिएंट और इंटेलिजेंट कह रहे हैं, वो ये है कि एफिशिएंट प्रोग्राम जो है वो क्लासिकल अप्रोच ऑफ प्रोग्रामिंग है। और क्लासिकल अप्रोच ऑफ प्रोग्रामिंग के अंदर हम किस पे काम करते हैं, क्लासिकल अप्रोच के अंदर हमारा फ्लो क्या होता है, हमारा फ्लो ये होता है कि हमारे पास, हम प्रोग्राम खुद लिखते हैं, प्रोग्राम या कंडीशंस, या इसको रूल्स, रूल्स हम खुद डिफाइन करते हैं। ठीक है, रूल्स हम खुद डिफाइन करते हैं, और फिर पास करते हैं डेटा, और गेट्स रिजल्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ रूल्स। और रिजल्ट्स हम गेट कर लेते हैं उन रूल्स की बेसिस पे। इसको मैं ब्लॉक डायग्राम में हम यूं बात करते हैं, ये हमारे पास क्या है भाई, क्लासिकल
प्रोग्रामिंग पैराडाइम, इसको कहते हैं क्लासिकल प्रोग्रामिंग पैराडाइम। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर रूल्स भी हमारे होते हैं, ठीक है, और डेटा हम देते हैं, यानी कि हम क्या कह रहे हैं कि हम रूल्स जो हैं वो देते हैं और डेटा भी देते हैं, और हमारे पास जो है निकल के क्या आता है, निकल के हमारे पास रिजल्ट आता है। ठीक है, ये मैं ड्रॉ करके इसलिए बता रहा हूँ ताकि जहन में देर तक ये बात रह जाए। राइट, इसकी मिसाल क्या है, इसकी मिसाल ये है, जैसे हमने कहा, मैं यहाँ छोटा सा एक कोड लिख देता हूँ। मैंने कहा अभी अगर एज जो है वो ग्रेटर देन 60 है, ठीक है, तो ये बंदा जो है वो क्या है, ये ओल्ड मैन है, सीनियर सिटीजन, सीनियर सिटीजन। ठीक है, अगर ये बंदा जो है उसकी एज ग्रेटर देन 50 है, तो ये आदमी जो है वो सीनियर बंदा है। ठीक है, अगर एज जो है वो लेस देन 40 है, तो हम ऐसे बंदे को कह देते हैं कि यार ये बंदा जो है वो यूथ से बिलोंग करता है। अब ये रूल है, ये वाली चीज, ये रूल है, ये रूल सेट है। और अब डेटा क्या है इसके अंदर, एज। हम क्या प्रोवाइड करेंगे, हम यहाँ एज प्रोवाइड करते हैं। एज हमने कहा भाई 30 है, तो ये डाटा जो है वो इन रूल बेस्ड प्रोग्रामिंग अप्रोच में जाता है और वहां से रिजल्ट निकल के आता है कि भाई ये हमारे पास बंदा जो है वो कौन है, यंग है। यंग है या यूथ से बिलोंग करता है। ऐसे ही करते हैं ना अभी तक, तो हम अभी तक हमने जितने भी कोड्स लिखे हैं वो इसी प्रोग्रामिंग पैराडाइम के अंदर जो है वो लिखे हैं कि हम रूल्स हम खुद डिफाइन करते हैं और फिर उसमें डाटा फीड करते हैं, और वो रिजल्ट्स जो है वो उन रूल्स की बेसिस पे जनरेट होता है। क्लियर है ये बात, या कोई सवाल है इसके अंदर? क्लियर है सर? क्लियर है सर। जी, ये तुम्हारा क्लियर है नाम क्या सर। है? जीव टाटा, तुम्हारा नाम चेंज कर लो भाई अपना। तो ऐसा कोड एफिशिएंट प्रोग्रामिंग में यूज होता है। यस, यही बिल्कुल ये एफिशिएंट प्रोग्रामिंग ही है। अब इसके अंदर जो है ये कभी भी जवाब गलत नहीं देगा इन कंडीशन के मुताबिक। ऐसा नहीं हो सकता कि आप एज जो है ना 70 दे दें और वो उसको यूथ कह रहा हो, सवाल ही नहीं पैदा होता। ये हमेशा एक्यूरेट काम करेगा, एक्यूरेट काम करेगा। तो अब मुझे ये बताओ ज्यादा बेहतर कौन है, ऐसा मॉडल जिसकी एक्यूरेसी फिक्स्ड हो, वो हमेशा अच्छा परफॉर्म कर रहा हो, या ऐसा मॉडल, ऐसा प्रोग्राम या ऐसा सिस्टम कि जिसका एफिशिएंसी लेवल या एक्यूरेसी लेवल अप हो रहा हो, कभी डाउन हो रहा हो, कभी इस तरह चल रहा हो, ये सारे मामला चल रहे हो, आप क्या चूज करेंगे आपके ख्याल में? ये डिपेंड करता है सर कंडीशन पे। चलो कोई कंडीशन भी ले लो, बता दो कोई कंडीशन। जैसा कि जनरल कोई चैटबॉट हो जो मतलब आम तरह की इंफॉर्मेशन देता हो, तो उसके लिए तो क्लासिकल प्रोग्रामिंग पैराडाइम सही नहीं है। लेकिन कोई मिलिट्री का हो या इंटेलिजेंस का कोई चीज़ हो ना, तो उसमें तो वो नहीं कर सकते। उसमें तो ये क्लासिकल प्रोग्रामिंग पैराडाइम ही यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि अगर चीज़ थोड़ी इधर से उधर हो गई तो गड़बड़ हो जाएगा सर। सर मैं बताऊं, जी बिल्कुल बोले। सर ये जो क्लासिकल प्रोग्रामिंग होगी सर, ये हम खास 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 सेक्टर्स में इस्तेमाल करेंगे, जिस तरह बैंकिंग हो गई, होटल हो गया, खास खास एरिया से इस्तेमाल इस्तेमाल करेंगे। और सर ये हो गया, वो क्या है दूसरी, हमारे पास ये मशीन लर्निंग वाली जो प्रोग्रामिंग है हमारे पास सर, ये हम ऐसे केसेस में इस्तेमाल करेंगे जहाँ पे हमारे पास वो रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा हो। जिस तरह आप एक वो ले ले सर, मिसाइल सिस्टम की मिसाल ले ले सर, के
अगर मिसाइल सिस्टम तब मिसाइल इंगेज करे क्या जब दूसरा मिसाइल आएगा, अगर परिंदा आए तो इंगेज ना करे, कोई और जानवर आए तो इंगेज ना करे। तो सर यूजेस पे डिपेंड कर रहा है यहाँ पे। नहीं तो ऐसी सूरत में कौन सी वाली प्रोग्रामिंग होगी, क्लासिकल होगी या एआई तब बेस्ड तो होगी? मशीन लर्निंग वाली प्रोग्रामिंग होगी ना सर तब। मशीन लर्निंग वाली प्रोग्रामिंग। और कोई ऐड करें? जी, जो भी समझ में आ रहा है सर बोले जी, जो। सर जी 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 अगर फ्लक्चुएट कर रहा है मशीन लर्निंग वाले मॉडल, तो फिर वो क्लासिकल प्रोग्रामिंग पैराडाइम वाला वो फिर अच्छा रहता है सर। वो फिर अच्छा है। तो फिर हाँ फिर सर। लोग एआई के दीवाने क्यों हुए हैं भाई? सर जी उसको टाइम के साथ उसको वो उसमें अपडेट किया जाता है ताकि उसकी परफॉर्मेंस अच्छी और एक्यूरेसी और ये अच्छी रहे। ठीक है। असल में यस। प्रॉब्लम क्या है भाई? देखने में तो ये बड़ा अच्छा है। क्यों? क्योंकि इसके रिजल्ट हमेशा सही आते हैं। ऐसे ही है ना? और इसके रिजल्ट कभी खराब भी आ सकते हैं, कभी सही भी आ सकते हैं। तो ये तो हमारे लिए अच्छा नहीं। लेकिन मसला कहाँ पर है? मसला यहाँ पर है। समझना। मैं बहुत आराम आराम से चल रहा हूँ इसलिए कि बात जहन में बैठ जाए। मसला यहाँ रूल्स में है। ठीक है। रूल में मसला क्या है? अब कुछ कुछ रूल्स होते हैं जो बड़े सिंपल होते हैं, जैसे ये वाला। इसके अंदर डिसीजन लेने के लिए सिर्फ एक ही वेरिएबल है, एज। एक ही वेरिएबल है एज, समझना। इस डिसीजन लेने के लिए एक ही वेरिएबल है एज, तो हम बड़े आराम से डिसीजन ले लेते हैं। ठीक है। जैसे मैं अगर एक और मिसाल दूं, मैं कहता हूँ एक आदमी जो है, उसको मैंने कोई क्रेडिट कार्ड बेचना है, क्रेडिट कार्ड बनना की ऑफर करनी है उसे। ठीक है। कि भाई तुम जो है वो क्रेडिट कार्ड बनवा लो। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं उसका डाटा निकालता हूँ और मैं कहता हूँ भाई, अगर किसी की सैलरी 50,000 से ज्यादा है तो उसे सिल्वर कार्ड देंगे, ऑफर करेंगे। अगर किसी की सैलरी 2 लाख से ज्यादा है तो उसे गोल्ड कार्ड देंगे, सैलरी या इनकम जो भी हम कह दें। और अगर कोई 5 लाख से ज्यादा पैसे कमाता है, ठीक है, तो ऐसे बंदे को हम प्लेटिनम देंगे। और सर जो कुछ नहीं करता सर उसके साथ क्या करेंगे? तो रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है। ये तो रूल है ना। अगर उसकी सैलरी जो है वो लेस देन या इक्वल टू जीरो, यानी वो काम ही नहीं कर रहा, इसका मतलब उसकी इनकम ही नहीं है कोई, तो ऐसे बंदे को हम क्या करेंगे? रिजेक्ट कर देंगे। कोई ऑफर देंगे ही नहीं उसे ना। सिंपल सी बात है। अब ये रूल है। देखो, अब इसमें कार्ड ऑफर करने के लिए कितने पैरामीटर्स हैं? कितने पैरामीटर है बता? कितने 3 पैरामीटर है सर। और सर पैरामीटर के ऊपर डिसीजन हो रहा है? सर एक ही पैरामीटर है ना सर? जिसके ऊपर डिसीजन लिया जा रहा है वो एक ही पैरामीटर है, एंड दैट इज सैलरी। सैलरी। लेकिन लेकिन रियल लाइफ में क्या होता है? मुझसे अगर पूछा जाए, अब डेटा में क्या क्या है? डेटा में उसकी एज भी शामिल होती है, ठीक है, उसकी सैलरी भी शामिल होती है,
ठीक है, उसके डिपेंडेंट कितने लोग हैं ये भी शामिल होता है, वो रहता कौन से इलाके में है, ये भी शामिल होता है। समझना बात, ठीक है। उसके अकाउंट में मंथ एंड पे बैलेंस कितना होता है, अच्छा जी। और उसने पहले कोई लोन लिया हुआ है, ठीक है। और उसके पास पहले कोई और क्रेडिट कार्ड है, ठीक है। अब ये सिलसिला है। अब मैं आपसे कह रहा हूँ, अब मैं एक डाटा फिल कर रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ कि भाई यहाँ डाटा फिल कर रहा हूँ, उसकी एज जो है वो 30 साल है, सैलरी जो है वो 100,000 है, उसके डिपेंडेंट में 5 लोग हैं, रहता वो एक बहुत ही रिमोट एरिया में, मतलब कोई पोश एरिया में नहीं रहता। अकाउंट में उसके मंथ एंड पे पैसे रहते ही नहीं है, पहले कोई लोन लिया हुआ है, यस, पहले कोई क्रेडिट कार्ड लिया हुआ है, यस। और एक दूसरा बंदा है जिसकी एज जो है वो 50 साल है, सैलरी उसकी जो है ना वो फॉर एग्जाम्पल 80,000 है, डिपेंडेंट उसका बस एक ही है, रहता भी वो नियर बाई, मतलब अच्छे जगह पर है। अकाउंट में उसके मंथ एंड पे जो है वो 30,000 तक जो है वो पैसे होते हैं। पहले कोई लोन लिया हुआ उसने नहीं, पहले कोई क्रेडिट कार्ड लिया हुआ है, यस। अब मुझे बताओ, आप लोग बताओ, किसको क्रेडिट कार्ड ऑफर करोगे? सर जिसकी तनख्वाह ज्यादा है सर, उसको ऑफर करेंगे ना सर। ठीक है, मतलब सर ये सीनियर कौन सिटीजन को ऑफर? ऑफर करेंगे कि सेकंड वाला सर जी, सेकंड वाला? सेकंड वाले को सर। यस वजह, सर। वजह भी होता है। सर क्योंकि उसके अकाउंट में 30,000 महीने के आखिर में रह जाते हैं सर, और लोन भी नहीं लिया हुआ है सर। तो भाई जब उसके पास पैसे पड़े हुए हैं तो वो उधार का कार्ड क्यों लेगा? तो उसके पास तो ऑलरेडी पैसे हैं, सर सर फिर तो वो अदा कर सकता है सर बाद में। वो क्रेडिट कार्ड ही क्यों लेगा? मेरे पास मंथ एंड पे पैसे होते हैं, मेरे पैसे खत्म ही नहीं होते, मैं क्रेडिट कार्ड क्यों लूंगा भाई? क्रेडिट कार्ड तो, और सोचें कुछ और। पैरामीटर अप्लाई हो रहा है, इफ का जो पहला पैरामीटर है वो अप्लाई हो रहा है उस पे। दोबारा बोलें। जो हमारा पैरामीटर है एफ वाला पहला सिल्वर कार्ड, नहीं उसको नहीं, अब उसको भूल मतलब जाए, वो होगा। अब उसको भूल जाए। अभी मेरे पास एक था, अब मेरे पास एक नहीं है डाटा में, अब डाटा में मेरे पास पूरा रिकॉर्ड आ रहा है। अब ये नहीं है सिचुएशन मेरे पास, ठीक है। वो सर पुरानी। ये सेकंड वाले को देंगे क्योंकि अकाउंट में इसके 30,000 रह जाते हैं और बैंकिंग सिस्टम जितना भी है सर अच्छा वो मुझे एक बात बताओ, आपके अकाउंट में। मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे पास, तुम्हारी तनख्वाह 50 साल तुम्हारी उम्र है, 80,000 तुम्हारी तनख्वाह है, कोई तुम्हारा डिपेंडेंट भी नहीं है, तुम रहते भी अच्छे इलाके में हो, और तुम्हारे पास पैसे बच भी जाते हैं मंथ एंड पे, मैं तुम्हें फोन करूँ यार कलीम कार्ड ले लो, कभी काम आएगा, तो आप ले लोगे इस सिचुएशन में? सर हो सकता है सर। हो सकता है, नहीं हतमी बताओ। मैं तुम्हें कॉल करवाता हूँ बैंक वाले से, तो तुम्हारी ये सिचुएशन है, तो तुम कार्ड लेने पर एग्री हो जाओगे? तुम्हें जरूरत है नहीं सर, कार्ड की? मैंने नहीं लेना। सर नहीं लेना? सर बैंक वाले तो कार्ड उसको देना प्रेफर करेंगे जो उनसे लोन भी ले सर, और पैसे भी निकालता रहे, तो उसके मतलब जिनके इनके साथ काम ज्यादा चलेगा तो उसको लेंगे ना। हाँ, तो फिर इसका मतलब ये हो गया। तो अब जो है, अब जो बात मैं समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि अब डिसीजन मेकिंग देखो कितनी मुश्किल होगी। खाली सैलरी पे हो रहा था तो फटाफट हमने डिसीजन ले लिया, लेकिन अब डिसीजन मेकिंग कितनी मुश्किल होगी। अगर मैं सैलरी को देखता हूँ तो इसकी बहुत ज्यादा, ठीक है।
और एज भी इसकी कम है, लेकिन इसके डिपेंडेंट बहुत ज्यादा है, और रहता भी दूर दराज, अकाउंट में पैसे भी नहीं। तो मेरे हिसाब से, और उसने पहले भी लोन लिया हुआ, उसका स्टेटस क्या है, क्रेडिट कार्ड इस वक्त पहले भी है, तो इसको एक और, इसका मतलब ये है कि इसको पैसे खत्म हो जाते हैं और मंथ एंड पे इसे उधार की जरूरत पड़ती है। और ये है भी यंग बंदा, ऐसा नहीं कि मर जाएगा। कार्ड जो है ना, चांसेस ऑफ, मर तो कोई भी सकता है, लेकिन चांसेस ऑफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ डेड होना जो है वो कम है, एज कम है। ठीक है, तो बहुत सारे पैरामीटर्स जो है वो यहाँ पर हैं। और यहाँ पर ये 50 साल का है, इसकी तनख्वाह कम है, लेकिन इसका डिपेंडेंट जो है वो सिर्फ एक है, वो खुद होगा या कोई बेटा बेटी या बीवी, कुछ भी होगा। और ये पोश इलाके में रहता भी है, पैसे बच भी जाते हैं इसके पास, पहले कोई लोन लिया हुआ भी नहीं, हाँ पहले क्रेडिट कार्ड भी मौजूद है। अब ये है कि अगर मैं इसको कॉल करूंगा तो मेरा कॉल करना मुझे लगता है जाया जाएगा, मेरी पिच जो है वो बेकार जाएगी। ये मेरा गुड कस्टमर जो है वो नहीं बने। गुड कस्टमर कौन होता है? जो बार बार कार्ड यूज करे, ज्यादा उस पर इंटरेस्ट पे करे, देर में पेमेंट पे करे। अगर आप टाइम पे पेमेंट देते हैं ना तो बैंक आपको पसंद ही नहीं करता, ये बेकार बंदा है यार, ये तो वक्त पे देता है, इसको कोई पेनल्टी नहीं लगती, इस पे कोई हम इंटरेस्ट नहीं ले पाते। बैंक को ऐसे बंदे पसंद होते हैं जो पेनल्टी लगाई जाए उनपे और वो उससे इंटरेस्ट लिया जाए, सारी चीजें की जाए। तो अब समझाने का मकसद ये है कि नाउ डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व ऑल द वेरिएबल्स, मे बी और भी वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो जाए। तो इस वजह से अब जो है, अब मैं आपसे कहूं कि भाई कोई रूल, इसका जरा कोड लिख दो, इफ एल्स की कोड लिख दो। इफ सर एल्स इसका का कोड लिखने में सर इसका कोड लिखने में 2 दिन लगेंगे सर, अगर कोई बंदा एरर निकाल दे सर। कोड लिखने में 2 दिन नहीं लगेंगे, 200 साल लग जाएंगे, क्योंकि एक चीज को आप देखेंगे, दूसरी को भी देखना पड़ेगा। तो भाई सैलरी इतनी हो, डिपेंडेंट इतने हो, लोकेशन, अब लोन लिया नहीं लिया, तो कितनी कंडीशन बनेंगी, कितनी कंडीशन आप लिख ही नहीं सकते। समझ रहे बात? आप यस लिख, सर। आप इसको कंडीशंस में कवर ही नहीं कर सकते, कवर ही नहीं कर सकते। तो फिर क्या करेंगे? फिर वहां पर आती है लर्निंग। फिर वहां क्लासिकल वाली लर्निंग अप्रोच इस्तेमाल हो ही नहीं सकती, क्योंकि मैं इतने रूल्स में लिख ही नहीं सकता, इतने रूल्स में लिख ही नहीं सकता। फिर कौन सी अप्रोच होगी? फिर होगी मॉडर्न अप्रोच, जिसके अंदर क्या करते हैं, लर्निंग कराते हैं। हम क्या करते हैं, हम लेते हैं प्रीवियस डाटा, समझना भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, प्रीवियस डाटा। ठीक है, प्रीवियस डाटा में हम देखते हैं कि भाई प्रीवियस डाटा में इस बंदे को ऑफर किया या नहीं किया। मैं लिखा भाई यस, इस बंदे को ऑफर कर दिया था, इस बंदे को ऑफर नहीं किया था हमने, इस बंदे को ऑफर कर दिया था, इस बंदे को ऑफर नहीं किया था, इस बंदे को कर दिया था, इसको भी कर दिया था, इसको भी कर दिया था, इसको नहीं किया था। तो अब उस जो मैनुअल डिसीजन मेकिंग की गई है, उस करेक्ट डेटा को निकाला है कि भाई इसको जो ऑफर किया था हमने तो वो बड़ा अच्छा क्लाइंट साबित हुआ। मैंने कहा ना डेटा क्वालिटी क्या चीज है, वो अच्छा क्लाइंट साबित हुआ, इसका मतलब ये बिल्कुल सही डिसीजन था, सही डिसीजन था। इसको नहीं ऑफर किया था, बिल्कुल सही डिसीजन था, इसको भी कर दिया था, सही डिसीजन था। तो ऐसा डाटा हमने ले लिया, ऐसा डाटा हमने सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, ये प्रीवियस डाटा। और ये चीज क्या कहलाती है, जरा समझना इस बात को। ये चीज कहलाती है इनपुट, और ये चीज कहलाती है हमारे पास टारगेट। कि हम सर जरा अपने, फिर से रिपीट करें सर। अच्छा फिर से रिपीट करता हूँ। ये हमारे पास डाटा है। हम क्या करते हैं,
अब हम निकल आए हैं क्लासिकल अप्रोच से बाहर निकल के, हम बात कर रहे हैं किसकी, मशीन लर्निंग और एआई बेस्ड अप्रोच की, कि वहां पर क्या होता है। एआई बेस्ड अप्रोच में हमारे पास डेटा हम लेते हैं, पुराने डेटा को हम देखते हैं, तो पुराना डेटा क्या कह रहा है। पुराने डेटा में हमने एक रिफाइंड और गुड क्वालिटी का डेटा जो है वो हम लेते हैं, ठीक है। और उसके अंदर हम देखते हैं कि भाई ऑफर, कि भाई इस बंदे को, एक रिकॉर्ड है, ये सारा डेटा उसका हमारे पास है। इस बंदे को ऑफर किया, यस। इस बंदे को ऑफर किया, यस। इस बंदे को ऑफर किया, नो। इसको ऑफर किया, यस। इसको ऑफर किया, ये पुराने डेटा में लिखा हुआ है। इसको ऑफर किया, नो। इसको ऑफर किया, नो। इसको ऑफर किया, यस। ऐसा मेरे पास बहुत सारे क्या हो गए, रिकॉर्ड आ गए, ठीक है। ऐसे मेरे पास बहुत सारे रिकॉर्ड आ गए, और ये ऐसा डेटा है जो हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि ये डिसीजन उनके बिल्कुल सही हुए। यानी जिनको ऑफर किया था वो गुड क्लाइंट साबित हुए, जिनको नहीं किया था डेफिनेटली वो डिफॉल्टीज, या वो भी जो है ना कहीं से पता चला कि अच्छा हुआ नहीं किया इसको, तो ये ऑफर हो गई। तो अब हम क्या करते हैं, अब अब हम ये करते हैं कि इस प्रीवियस डाटा को ले लेते हैं, और इस प्रीवियस डाटा के अंदर हम क्या बात करते हैं, प्रीवियस डाटा के अंदर कहते हैं कि ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डाटा है, एक रिकॉर्ड है, ठीक है। ये एक रिकॉर्ड जो है, ये क्या कहलाता है, ये एक रिकॉर्ड जो है, ये इनपुट होता है, इनपुट। और आउटपुट जो है वो क्या है, वो हमारे पास ये आउटपुट, ठीक है। ये हम इनपुट देते हैं। अब अप्रोच पहले लिख देता हूँ ताकि बात समझे। अप्रोच क्या होती है, अप्रोच ये होती है कि हम, हमारा जो मॉडर्न पैराडाइम है वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि भाई मॉडर्न पैराडाइम, वो ये कहता है कि भाई आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर डेटा देंगे, यानी इनपुट, और साथ साथ इसको क्या फीड करेंगे, टारगेट यानी आउटपुट, ठीक है। और ये आपको आउटपुट में क्या देगा, ये आपको आउटपुट में देगा रूल, ये आपको आउटपुट में देगा रूल, ठीक है। यानी हमारे पास पुराना डाटा है सारा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और ये डाटा और ये लेबल हमने दिया एआई मॉडल को, या मॉडर्न पैराडाइम जो भी हमारा है एआई को हमने दिया, वो हमें रूल बना के दे देगा। अच्छा, रूल, जब हमारे पास रूल आ जाएगा, तो दैट रूल, उस रूल के अंदर मैं कोई भी डाटा फीड करूंगा। अब वो रूल कितना अच्छा आ रहा है, कितना गलत रूल बना है, ये हम अभी अभी इसकी बात करता हूँ। ये रूल निकाल लेगा, और फिर जो भी डाटा आएगा वो रूल के ऊपर लगाएंगे, और उसमें से हम अपना टारगेट जो है उसको निकाल लेंगे। अब देखो, अभी ये सब बात शायद आपकी समझ में नहीं आई होगी कि भाई ये कैसे होगा, ये कैसे होगा।
ठीक है, मैं इसको आपको करके दिखाता हूँ प्रैक्टिकली कैसे होगा। आपसे ही करवाऊंगा भाई। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर मैंने एक फाइल ली, ठीक है। अभी मैं क्या कह रहा हूँ, अभी मैं आपसे कह रहा हूँ कि मेरे पास जो है ना एक इक्वेशन है, ये इक्वेशन, ठीक है। और मेरे पास x की वैल्यूज है, मैं आपसे कह रहा हूँ बताओ x की अब ये मैंने क्या किया है बेसिकली, ये मेरे पास क्लासिकल पैराडाइम है, ठीक है। क्लासिकल पैराडाइम में क्या होता है दिखाता हूँ मैं आपको। ये मेरे पास क्लासिकल पैराडाइम है। इस क्लासिकल पैराडाइम के अंदर हमने क्या किया, रूल रूल हमारे पास होता है और हमारे पास डेटा होता है। इस डेटा को क्या बात की मैंने, इस डेटा को रूल के अंदर फीड करता हूँ और मेरे पास क्या निकलता है, रिजल्ट निकलता है। यही बात हमने की थी यहाँ पर, अगर आपको याद हो क्लासिकल अप्रोच में। दोबारा दिखाता हूँ, लेट्स सी। ये मेरे पास एक रूल होता है, उसके अंदर मैं डेटा फीड करता हूँ और वहां से जो है वो रिजल्ट निकलता है। तो अब मेरे पास जो है वो क्या मौजूद है, एक रूल मौजूद है, ये मेरा डेटा है। और मुझे इसमें से इस डेटा को मैं क्या देता हूँ, ये मेरा एक्स है जिसको मैं इनपुट भी कह रहा हूँ, और ये मेरा आउटपुट है, यानी ये मेरा वाई। तो अब हमारे पास रूल मौजूद है, तो दैट्स वेरी गुड। क्या होगा भी, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई बाय 1 + 4, 7 होगा। 1 रखूंगा तो भाई हमारे पास कितना आ गया, 3 7 क्यों नहीं आया, 3 टाइम्स x 26 हो गया, +4 लिखना था। 4 ओके ओके, +4, ये हो गया 7। अब मैं इस रूल में से वैल्यू पास करता रहूं और मेरे पास सारी वैल्यू जो है वो सबके रिजल्ट आते रहे। आसानी से काम हो गया ना, आसानी से काम हो गया। ये मेरे पास इनपुट था और मैंने रूल के अंदर रूल के अंदर इनपुट को पास किया और रूल ने मुझे आउटपुट जो है वो निकाल के दे दिया। इतनी बात सबकी समझ में आई? अच्छा, थोड़ा सा शोर आ गया है मेरी तरफ। समझ आ गया सर। हाँ, अच्छा, जब ये बात यस हमें सर। अब देखो मैं क्या कह रहा हूँ। अब मैं ये कह रहा हूँ कि भाई मॉडर्न पैराडाइम के अंदर हमारे पास क्या होता है, हमारे पास इनपुट होता है और आउटपुट होता है। किस रूल के तहत इसको यस किया गया है, किस रूल के तहत इसको नो किया गया है, एक्सप्लेन करना मुश्किल है। यानी कि वी हैव नो रूल, रूल हमारे पास है ही नहीं। डेटा है, डेटा है, और क्या रिजल्ट था वो है, रूल नहीं है। अब मैं अपने सिस्टम से बोलता हूँ कि भाई मुझे ढूंढ के दो कि वो क्या पैटर्न है, वो पैटर्न क्या है जिसको देखते हुए फैसला यस में आया, क्या रिलेशनशिप है वैल्यूज के दरमियान जिसको देखते हुए फैसला नो में आया। तो वो रिलेशनशिप पैटर्न जो हमारे पास यहाँ मौजूद था अब नहीं है। और यही होता है जब ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा होता है, तो फिर हमारे पास हम मशीन से बोलते हैं, एमएल से बोलते हैं कि भाई पैटर्न निकाल के बताओ।
कि व्हाट इज द पैटर्न, उस पैटर्न को लर्न करो, उस पैटर्न को लर्न करो कि वो रूल जो है वो क्या है, सामने आए वो, ताकि जब वो रूल पैटर्न पर चल जाएगा फिर तो हमारे सामने डाटा आता रहे, हम उस रूल में डालते रहेंगे। लेकिन एक ऐसे रूल को फाइंड आउट कर लेंगे जो एग्जिस्ट नहीं करता था, जो हमारे पास था ही नहीं, जो हमारे पास था ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल अब मैं यहाँ आपसे कह रहा हूँ कि मेरे पास एक्स भी मौजूद है और मेरे पास वाई भी मौजूद है। ठीक है, मैं यहाँ कुछ वैल्यूज ले लेता हूँ एक्स की और वाई की। मैं कह देता हूँ भी एक्स की वैल्यू यही वाली वैल्यू ले लेता हूँ, चलो ठीक है। बट के अगेंस्ट जो वाई है मेरे पास, ये जो वाई है मेरे पास वो क्या है, ये वाई। लेकिन मेरे पास ये सब कुछ है, बट ये नंबर जनरेट कैसे हुए हैं ये मुझे पता ही नहीं है, रूल मालूम ही नहीं। बिल्कुल यही वाली बात है, देखो बिल्कुल यही वाली बात है कि ये डिसीजन यस लिया गया है, यकीनन कोई पैटर्न इनके दरमियान है जिसको देख के यस डिसीजन लिया गया है, बट वो पैटर्न हमारे पास नहीं है। अब मैं इसको मैथमेटिक्स में इसलिए कर रहा हूँ ताकि बात सिंपल समझ में आए। भाई ये मेरे पास इनपुट था, ये आउटपुट आया, एग्जाम्पल है, ये इनपुट था ये आउटपुट आया, ये इनपुट था ये आउटपुट आया, यकीनन इसके दरमियान कोई ना कोई जो है वो रूल मौजूद है जिसकी बेसिस पे आया, बट वी डोंट नो। अगर मैं आपसे कहता हूँ आप उस रूल को फाइंड आउट करें, सब लोग जरा ट्राई मारें कि वो रूल इस तरह का होगा, वो क्या रूल हो सकता है। सर इसके साथ बस वाई की वैल्यू ऐड करेंगे ना सर इसके साथ। मुझे नहीं पता क्या करें, आप बताएं क्या होनी चाहिए, क्या रूल सर होना एक चाहिए। जेड ले लेंगे, उसके साथ एक्स प्लस वाई दे देंगे। एक्स की वैल्यूज तो है हमारे पास, वाई की वैल्यूज भी हमारे पास है, तो हम देखेंगे कि वाई की अब कौन सी ऐसी वैल्यू डाले कि हमारे पास रिजल्ट जेड की वो जिस तरह 2 वैल्यू आ जाए, 5 वैल्यू आ जाए। नहीं जेड की नहीं आ जाए, अब मुझे इस तरह से सेटिंग बिठानी है कि भाई ये इक्वेशन है, एक्स भी मौजूद है मेरे पास, वाई भी मौजूद है, जैसे यहाँ 3 है यहाँ 4 है, यानी स्लोप और इंटरसेप्ट जो होता था अगर आपने पढ़ा हो, क्योंकि 3 और 4 की जगह क्या होना चाहिए कि वो इक्वेशन जो है वो मेरे पास निकल के आ जाए। हम्म। तो सर करंट वैल्यू ऑफ वाई प्लस प्रीवियस वैल्यू ऑफ एक्स, तो इससे ये आ जाता है सर, मुझे इक्वेशन करंट बताओ। वैल्यू ऑफ वाई। सर 2x+1। ये कह रहे हैं भाई 2x+1। अच्छा चेक करते हैं कि भाई एक्स, अब इसमें एक्स की वैल्यू अगर 1 रखूं तो ये 2 1 2 हो गया, और +1 रखूं तो ये 3 हो गया, ये तो यहाँ 2 आ रहा है। समझ रहे हैं बात, यस ये हो सर। जाएगा ना 2 यस सर, गलत हो गई। की वैल्यू 1 और +1, तो ये तो 3 हो जाएगा, जबकि हमारे पास जो सर है x² + 1। सर 0.5 कर ले 0.5। 0.5 सर कहाँ, x² + 1 करें। स्क्वायर वाली इक्वेशन नहीं होगी तो मर जाओगे भाई। 0.5 कहाँ करूँ, यहाँ पे कर दूँ, यहाँ पे कर दूँ, एक्स की जगह। एक्स तो फिक्स है ना,
एक्स फिर तो फिक्स है। नहीं आएगा सर ये। ये सर सारा सिर्फ एक्स प्लस वाई रख देना सर। एक्स प्लस वाई रख दूंगा। चलो अब ये कहते हैं कि एक रूल ये है कि हम क्या कर दें, एक्स प्लस वाई कर दें। चेक करते हैं एक्स कितना है 1 प्लस वाई कितना है 2। वाई तो हमें लेकर आना ना, वाई रखना नहीं है इसके अंदर। एक्स के साथ क्या रखें कि 2 हो जाए। x मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 x मल्टीप्लाई 2 प्लस 1। ये वाला तो है, ये वाला ऊपर यही तो रूल बना हुआ है, एक्स मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1। अगर मैं अब एक्स एक्स की वैल्यू अगर 1 हो, वाई की वैल्यू 2 लानी हो, तो मैं क्या करूं, मैं 1 कर देता हूं इसको। सर एक्स प्लस जिसमें 1। सर इसमें हर केस से मुख्तलिफ रूल बनेगा सर। समझ लो समझ लो। एक्स एक्स कितना है 1, इसमें प्लस 1 ऐड किया, ये कितना हो गया 2 हो गया। 2 बन गए। क्या ये रूल इसके ऊपर भी वैलिड है? नो सर। नो सर। नो सर, कितना है उसके लिए 2, 2x प्लस 1। एक्स कितना है 2, और उसके अंदर मैं क्या करूं 1 ऐड करूं, तो ये तो 3 हो गया, 5 नहीं हो रहा। इसका मतलब ये रूल एक डेटा पे तो सही लग रहा है लेकिन दूसरे डेटा पे फेल हो रहा है। दिस इज नॉट आवर रिक्वायर्ड रूल। और सोचें। सर इस केस में क्या करेंगे सर हम? अब इस केस में क्या होता है, जिस तरह हम सोच रहे हैं ना, इस वक्त हम मशीन की तरह काम कर रहे हैं, बिल्कुल मशीन की तरह काम कर रहे हैं कि हम मुख्तलिफ रूल्स पैटर्न ट्राई कर रहे हैं कि कौन से पैटर्न, ऐसा पैटर्न होता है जिसपे हमारे रिजल्ट, या तो कोशिश ये है कि सारे मैच कर जाएं बिल्कुल, एरर जो है ना वो क्या हो जाए, जीरो हो जाए। एरर, ऐसा रूल निकल आया कि एरर जीरो हो जाए, फिर तो क्या ही बात है। हम कोशिश ये कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ढूंढते ढूंढते फॉर एग्जाम्पल हम उस रूल तक पहुंच गए हैं, और वो रूल क्या है, वो रूल है भाई 3x माइनस एक्स 1। मल्टीप्लाई 3 - 1 है। 3x माइनस 1, 3x माइनस 1। अब इस रूल के तहत मैं देख लेता हूँ चला के 5 आता है ना सर। 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस 1, 2 आ गया, ठीक है। इसको हम चला लेते हैं नीचे पर, 2 5 14 27 16 और 8। दिस इज द रूल। क्योंकि ये मैंने ही क्वेश्चन बनाई थी, इस सवाल लिखा था, मुझे तो पता था इस, लेकिन बहरहाल मशीन जो है, मशीन जो है यहाँ तक कोशिश करके पहुंच जाती है। हो सकता है रूल में थोड़ी बहुत वेरिएशन आ जाए, यहाँ पर जो है वो 1 के बजाय वो 0.9 ले ले, तो रिजल्ट्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे, थोड़े बहुत फ्लक्चुएट कर जाएंगे। क्या हो जाएंगे भाई, थोड़े बहुत फ्लक्चुएट कर जाएंगे यहाँ पर। अभी बताता हूँ होता क्या है। 0.9 ले लें तो ये 2 के बजाय क्या हो गया 2.1 हो गया। इसी तरह से ये 5 के बजाय क्या हो जाएगा 5.1 4.1 6.9। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि भी एरर कितना आ रहा है, काबिले बर्दाश्त एरर है या नहीं, ठीक है। एरर देखते हैं कि वो कितना आ रहा है। एरर हमारे पास, हम कहते हैं जो हमारा रिजल्ट आया और जो असल था, इन दोनों को माइनस करो, 0.1 का एरर है, निकाल लो। 0.1 का एरर, इन सब का एवरेज निकाल लो तो 0.1 ही आएगा, ठीक है। इन सब का एवरेज निकाल लूँ तो देखने से ही लग रहा है कि भाई ये यहाँ से यहाँ तक जो है वो एवरेज है, और 0.1 एवरेज आ रहा है। यानी अब मैं कह रहा हूँ कि जो रिजल्ट्स मेरे आए हैं उसकी एक्यूरेसी जो है वो 99% है, 90% है बेसिकली। और 10% का उसके अंदर क्या आ रहा है, 0.1 जो है वो 10% का जिसमें जो है वो एरर आ रहा है, ठीक है। अब जब मेरे पास रूल है, जरा इंपॉर्टेंट बात है, अब जब मेरे पास रूल है, ठीक है, जो मेरा रूल क्या था, जो मैंने फाइंड आउट कराया मशीन लर्निंग के थ्रू 3x - 1। अब इस डेटा के ऊपर मैं चाहे इससे कुछ भी प्रिडिक्ट करा सकता हूँ,
क्योंकि रूल मैंने एक्सेप्ट कर लिया है कि भाई ये 100% एक्यूरेट रूल आया है। अगर 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 ये मैं बिल्कुल वैसा ही ले लूं जैसा मैंने पहले लिया था, तो एरर रेट जो है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, 0। इसका मतलब एक्यूरेसी 100% है। ये रूल बड़ा जबरदस्त रूल है, ओके रूल है, बिल्कुल परफेक्ट मॉडल है, परफेक्ट सिस्टम है। अब आइंदा मैं इस रूल को क्या करूंगा, एज अ मॉडल यूज करूंगा। यही मेरा मॉडल है, यही मेरा मॉडल है, मशीन लर्निंग मॉडल है, जो हमने यहाँ पर फाइंड आउट जो है वो कर लिया। वो क्या इक्वेशन बनी है हमारे पास, y इज इक्वल टू 3x-1। आइंदा से मैं इस डोमेन ऑफ डेटा के कोई भी वैल्यू यहाँ दूंगा तो मेरा रिजल्ट 100% एक्यूरेट प्रिडिक्ट होगा। कि भाई अब में से कोई कहता है कि अगर x की वैल्यू -19 हो जाए तो बताओ, y कितना प्रिडिक्ट होगा। ठीक है, तो y कितना प्रिडिक्ट होगा हम निकाल सकते हैं, रूल हमारे पास मौजूद है, मल्टीप्लाई बाय 3 - 1। ठीक है, y जो है वो 57 होगा। ठीक है, हमारी प्रिडिक्शन समझ में आती है बात, कुछ बैठा हुआ दिमाग में। यस सर। यही यही सारा काम। अच्छा, ये जो काम हमने किया है, पहले एक रूल निकाला वो गलत हुआ, फिर दूसरा रूल निकाला गलत हुआ, फिर तीसरा निकाला गलत हुआ, चौथा निकाला गलत हुआ, आखिरकार सही तक पहुंच गए। ये जो पूरा प्रोसेस किया है ना हमने, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो पूरा प्रोसेस किया हमने, ठीक है, यही चीज कहलाती है मशीन लर्निंग। कि आप लर्न करा रहे हैं कि सीखो बेटा, सीखो। जब x की वैल्यू ये है तो y की वैल्यू ये है, ये पैटर्न है। जब x की वैल्यू ये है तो y की वैल्यू है, सीखो इसके दरमियान क्या पैटर्न है। जब x की वैल्यू ये है तो y की वैल्यू ये है, सीखो इसके दरमियान क्या पैटर्न है। तो लर्न करा रहे होते हैं, यानी सवाल भी है हमारे पास और जवाब भी है हमारे पास, क्वेश्चन भी है और आंसर भी है। बट तुम्हें ये देखना है कि ये आंसर क्यों है इसका, तुम्हें ये लर्न करना है कि ये आंसर क्यों है इसका। लाइक दिस, जैसा मैंने यहाँ पर बात की कि भाई हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर अब ये डिसाइड करना है, ये चेक करना है, ये लर्न करना है कि इसको यस कहा गया है तो व्हाट इज द पैटर्न ऑफ यस। यस के पैटर्न क्या है, नो के पैटर्न क्या है। ठीक है, वहां तो हमारे पास एक ही वेरिएबल था एक्स वाई, यहाँ पर हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो इंतहाई तबाहकुन बनेगी। यानी x1 प्लस या माइनस जो भी चलेगा y1 और x2 x3 जितने वेरिएबल्स होंगे, x4 x5, 5 थे, कितने थे हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7, 7 वेरिएबल थे। इसमें भी x6 x7 और इसके बाद कुछ इसके अंदर ऐड हो जाएगा, कोई कांस्टेंट वैल्यू जिसे हम इंटरसेप्ट भी कहते हैं। और फिर इसके बाद जो है वो रिजल्ट निकल के आएगा विच इज। अब मुझे बताओ कि इनको सेट करना, कि भाई एक्स की वैल्यू, अभी तो दो सेट करने में हमारा, एक ही सेट करने में हम नहीं कर पाए ना। बट अगर इतने वेरिएबल सेट करके वाई बराबर करना होगा तो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं। यस सर। फिर क्या होगा, हम मशीन को बोलते हैं कि भाई इनके दरमियान पैटर्न्स को क्या करो, मैप करो। कि भाई ये पैटर्न है तो मैपिंग करो, रिजल्ट ये है। ये पैटर्न है तो मैप करो, रिजल्ट ये है। ये पैटर्न है तो रिजल्ट करो, कि भाई मैप करो कि रिजल्ट जो है वो ये है। तो दिस इज नॉन एज लर्निंग, दिस इज नॉन एज लर्निंग। मैं अभी आपको मशीन लर्निंग मॉडल चलता हुआ भी दिखाता हूँ कि रन किस तरह से होता है, चलता कैसे है। और जैसे जैसे हम उसकी ट्रेनिंग कराते जाते हैं वो और एफिशिएंट होता जाता है, और एक्यूरेट होता जाता है। एफिशिएंट नहीं कहना चाहिए, और एक्यूरेट होता जाता है, उसका एक्यूरेसी लेवल जो है वो बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। लेट्स सी, चले
अब मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये मेरे पास जो है ना कुछ काम हुआ है। इस बेसिकली इसके अंदर क्या है, ये मेरे पास एक डेटा सेट है, तस्वीरें हैं असल में ना। इन तस्वीरों को उसे कोई तस्वीर दूंगा तो बताएगा भी जूता है, चप्पल है, शर्ट है, सैंडल है, ये इस तरह की तस्वीरें। ठीक है, वो खुद बताएगा उसे कि भाई ये क्या चीज़ है। अब देखो, ये पूरा एक मॉडल बना हुआ है, वो सारी चीजें जो है इसकी अभी ये आपको नहीं पता, कोई बात नहीं, बट हमने चलता हुआ देखना है कि जैसे वो लर्निंग कर रहा होता है तो क्या क्या होता है। वही डेटा डाउनलोड कर रहा है। अभी देखो ये देखो इसकी एक्यूरेसी आ रही है, पहले इतनी कम है, एरर इतना आ रहा है। अभी आहिस्ता आहिस्ता मॉडल जो है वो अपनी ट्रेनिंग कर रहा है, लर्न कर रहा है, बार बार डाटा फीड हो रहा है इसके अंदर, 10 दफा डाटा फीड होगा इसके अंदर। ये अभी पहली बार ही डाटा जा रहा है सारा। ठीक है, अभी कह रहा है अभी 80% एक्यूरेसी रीच हो गई, इसलिए हमने मॉडल रोक दिया। ये हमने डिफाइन किया हुआ था कि 80% हो जाए तो रोक देना। यहाँ पर मैं इसको बढ़ा रहा हूँ, मैं इसको कह रहा हूँ कि 100% हो जाए। 1। ये पहली दफा डाटा दिया जा रहा है उसे कि पैटर्न देखो इसके दौरान, वो आखिर में बताएगा। पहली दफा में 83% इसका रिजल्ट आया एक्यूरेट। जरा दूसरी बार दूंगा तो और अच्छा रिजल्ट आएगा। 87 हो गया। एट्टी एट। अच्छा। एरर भी देखो कम होता चले जा रहा है। अभी ये हुआ कैसे, ये आपको सोचने की जरूरत नहीं, अभी सिर्फ अपनी परसेप्शन को क्लियर करना है हमें, लर्निंग क्या चीज हो। एआई नहीं क्लियर होगी तो फिर आगे बढ़ना मजा नहीं आएगा। सर ये अभी ये मशीन लर्निंग चल रही है। जी 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 जी। ये एआई मॉडल चल रहा है, मशीन लर्निंग एआई मॉडल रन हो रहा है, ट्रेनिंग कर रहा है अपनी, वो ट्रेनिंग हो रही है। 9 इक्वल हो गए, 10 पे रुक जाएगा वो, 10 से ज्यादा दफा डाटा फीड नहीं करना। एक्यूरेसी लेवल 90 तक ही पहुंचा, 91।
ठीक है भाई, ये 10 दफा इपॉक चलने के बाद एक्यूरेसी इसकी 91.69 यानी तकरीबन 92% जो है वो एक्यूरेसी लेवल को इसने मीट किया है। और अब ये हुआ क्या है, ये बिल्कुल यही काम हुआ है कि जब आपने पहली दफा रूल बनाया तो इस पर कोई एरर कैलकुलेट हुआ, ठीक है। फिर आप दोबारा गए डेटा के अंदर, यानी अब आपका दूसरा ईपॉक चला, जैसे यहाँ पे चले हैं ना, जैसे यहाँ पर पहला ईपॉक चला तो भाई इतनी एक्यूरेसी आई, एरर ज्यादा था, आपने कहा भाई ये एक्सेप्टेबल नहीं है, आगे बढ़ो। आपने दोबारा डेटा फीड किया अपने दिमाग के अंदर, दोबारा पैटर्न ढूंढा, डग 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 ढूंढते रहे पैटर्न, पैटर्न ढूंढते 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 आप ये रूल पे पहुंच गए। इससे रिजल्ट मैप किए तो उसके अंदर भी एरर आ रहे थे, तो आपके दो इपॉक मुकम्मल हो गए, जस्ट लाइक यहाँ पर हमारे पास, ठीक है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे बढ़ता रहा सिलसिला, इपॉक्स बढ़ते रहे, उसी डेटा को वो और ढूंढता रहा, तो वो मजीद करेक्टनेस की तरफ, एक्यूरेसी की तरफ जो है वो बढ़ता रहा। इसी तरह आप इवेंचुअली, आपकी इक्वेशन बड़ी सिंपल थी, तो आप जल्दी जो है वो ऐसे रूल पे पहुंच गए जिसमें एरर क्या हो गया, जीरो हो गया। हमारे मॉडल जो होते हैं, एआई बेस्ड मॉडल, उनकी भी कोशिश होती है कि लॉस क्या हो जाए, कम से कम हो जाए, जीरो हो जाए। 0.47 से शुरू हुआ था, आहिस्ता आहिस्ता कम होते 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 हो जाए वो कम हो गया। अगर मैं और इपॉक चला दूं तो क्वाइट पॉसिबल कि ये और कम जो है वो हो जाए, और ज्यादा ट्रेन हो जाए, और लॉस जो है वो कम हो जाए। अच्छा, अब ये जो मैंने पूरा सिलसिला किया है आपके साथ, यहाँ ड्रॉ करके भी, और एक्सेल पे भी काम करके भी, और रियल में जो हमारा मॉडल है वो रन करके भी, इससे कुछ परसेप्शन डेवलप हुई, कुछ बात समझ में आई कि व्हाट इज बेसिकली एक्यूरेसी, क्या चीज है, लर्निंग क्या चीज है। जी, इनपुट दें जरा अपना। यस सर, समझ आ गई है सर। यस, इट्स क्लियर।